So today we will study about empirical and molecular formula. That is empirical and molecular formula. So today we will study about empirical and molecular formula. सबसे पहले देख लेते हैं कि empirical and molecular formula होता क्या है. Now a molecular formula is, first we will see molecular formula. Now molecular formula is the exact number of different types of atoms present in a molecule of a compound. तो किसी भी कंपाउंड में जो अलग अलग तरह के एटम्स हैं उनका जो एग्जैक्ट नंबर जो फॉर्मूला दिखाता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल वी हैव C6H6. Now C6H6, what is this? This is बेंजीन. और बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं और हम फॉर्मूले में लिखते हैं C6H6. तो क्योंकि ये जो 6 है दैट इज़ द एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट. तो अगर हम 6 रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम C6H6 लिख रहे हैं तो दैट बिकम्स द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन बिकॉज दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट. ना अगर यहीं पर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख लें. Now what empirical formula is? Empirical formula. Now this represents simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. So this represents simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. तो molecular formula क्या शो कर रहा है? molecular formula शो कर रहा है exact number of atoms present और empirical formula शो कर रहा है simplest whole number of atoms present. तो जब हम C6H6 लिखते हैं जिसमें 6 जो है it is the real number of atoms present of carbon and hydrogen, तो ये molecular formula हो जाता है. अगर मैं रेशियो निकालूं तो 6:6 का सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 होगा. तो 1:1 रेशियो होने का मतलब है कि अगर हम CH लिख दें तो दिस इज़ द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन. तो C6H6 जहाँ पर 6 जो है इट इज़ द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. अब यहीं पर अगर 6 का रेशियो निकालें तो 6:6 का सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 आता है. तो अगर हम CH लिख दें तो ये बेंजीन का क्या हो जाएगा? ये बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला शोज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. सिमिलरली अगर हमने लिख दिया H2O2 तो नाउ दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड. ठीक. अब 2 जो है दैट इज़ दी एग्जैक्ट नंबर और रियल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट. 2 हाइड्रोजन होते हैं और 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड. पर अगर इसी का हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालें तो 2:2 का सिंपलेस्ट रेशियो आता है 1:1. तो इस हिसाब से हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा HO. तो H2O2 is the molecular formula and HO is the empirical formula of hydrogen peroxide. Similarly, suppose we have B2H6. ठीक है, डाइबोरेन है ये. तो इसका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका सिंपलेस्ट फार्मूला हो जाएगा BH3. 2 और 6 2:6 का सिंपलेस्ट रेशियो कितना आएगा? 1:3. तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? BH3.
अब अगर यहीं पर मैं लिख दूँ Na2CO3, ठीक, तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो हैं 2:1 का एटम ऑफ कार्बन टू 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो 2 सोडियम के, 1 कार्बन का और 1 ऑक्सीजन का एटम। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है रिप्रेजेंटिंग दी एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। ये इसके नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो है। तो अगर हम यहाँ पे Na2CO3 लिखें तो अगर हम एटम्स का रेशियो निकालें तो सोडियम के 2, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 3, तो रेशियो इज़ 2:1:3। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो भी 2:1:3 ही होगा, हम इस रेशियो को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो सोडियम कार्बोनेट के केस में उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ये दोनों सेम होंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स है, एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। पहला एग्जाम्पल हमने बेंजीन का लिया है। बेंजीन में जो रेशियो है वो 6:6 है। सिंप्लीफाई करते हैं तो 1:1 हो जाता है। 1:1 होने के बाद इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाता है CH। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एटम्स का रेशियो 2:2 है। सिंप्लीफाई करते हैं तो 1:1 हो जाता है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाता है HO। यहाँ पे एटम्स का रेशियो 2:6 है। सिंप्लीफाई करते हैं तो 1:3 हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है BH3। यहाँ पर एटम्स का रेशियो 2:1:3 है। सिंप्लीफाई करने के बाद भी, क्योंकि ये खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो रेशियो 2:1:3 ही रहता है। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के केस में उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम होगा। तो सोडियम कार्बोनेट हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो दिस इज़ अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे वाटर लिखते हैं तो एटम्स का जो रेशियो है वो 2:1 है। 2:1 इज़ इटसेल्फ इज़ द सिंपलेस्ट रेशियो, इसीलिए वाटर का एम्पेरिकल फार्मूला भी H2O ही होगा। तो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम है। नाउ सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6। तो रेशियो हो जाता है 6:12:6। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाइड रेशियो हो जाएगा 1:2:1। तो सिंप्लीफाइड रेशियो हो गया 1:2:1। इस हिसाब से कार्बन के 1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा ग्लूकोज का वो हो जाएगा CH2O। सो दिस इज़ द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। रेशियो क्या है 6:12:6। सिंप्लीफाइड रेशियो इज़ 1:2:1। अब सिंप्लीफाइड रेशियो के बेसिस पर इसमें 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो सिंप्लीफाइड रेशियो के हिसाब से जो फॉर्मूला बनता है वो है CH2O एंड दैट इज़ द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। नाउ वी विल नेक्स्ट वी विल ट्राई टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो हम कुछ जो है क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे। फॉर डिटरमाइनिंग द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 फॉर्मूले हैं जो हमें पता होना चाहिए। एक, एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें n निकालना पड़ता है और n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। नाउ क्वेश्चन में कभी कभी मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली नहीं गिवन होता है, उसकी जगह पर वेपर डेंसिटी दे दी जाती है। एंड देन मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये 2 फॉर्मूले हमें ध्यान में रखने हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज वी हैव अ सब्सटेंस, पूरा क्वेश्चन ही लिखेंगे, ठीक है। एक वी हैव अ सब्सटेंस जिसमें Na जो है दैट इज़ 43.4%, कार्बन इज़ 11.3%, ऑक्सीजन इज़ 45.3%। तो हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसमें सोडियम जो है वो 43.4% है, कार्बन 11.3% है और ऑक्सीजन जो है वो 45.3% है। और हमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट दी एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला जो है हमें निकालना है। और हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है,
हमें एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, सोडियम का 23, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16. So atomic masses are given and we have to calculate the empirical formula. Now we will see how to calculate the empirical formula. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला ये देखते हैं. तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक बॉक्स बना लेते हैं. तो वी विल ड्रॉ सम थिंग दैट यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे हमारा एलिमेंट जो भी है. दूसरे में हम लिख लेंगे परसेंटेज. थर्ड में हम लिख लेंगे एटॉमिक मास. फोर्थ में हम लिख लेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स. फिफ्थ में हम लिख लेंगे सिंपल रेशियो और यहाँ हम लिख लेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है. हमारे पास एलिमेंट है सोडियम, हमारे पास एलिमेंट है कार्बन और हमारे पास एलिमेंट है ऑक्सीजन. ठीक, तो वी हैव सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन. परसेंटेज देखें तो सोडियम का जो परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन में वो है 43.4, कार्बन का है 11.3 और ऑक्सीजन का है 45.3. ना एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज़ 23, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16. अब रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं. नंबर ऑफ मोल्स आते हैं मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास. तो मास इन ग्राम्स हमारा ये परसेंटेज से आएगा और मोलर मास एटॉमिक मासेस से आएंगे क्योंकि मोलर मास जो होता है दैट इज़ एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास. मास इन ग्राम्स कहाँ से आएगा, परसेंटेज से आएगा. तो 43.4 अपॉन मोलर मास. मोलर मास कहाँ से आएगा, एटॉमिक मास से. तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है उसको उसके एटॉमिक मास से हम डिवाइड कर देंगे. दैट विल गिव द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स. सिमिलरली 11.3 by 12, 45.3 by 16. ठीक, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. नंबर ऑफ मोल्स कैसे आते हैं, मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास. मास इन ग्राम्स कहाँ से आ रहा है, परसेंटेज से आ रहा है. मोलर मास कहाँ से आ रहा है, एटॉमिक मासेस से आ रहा है क्योंकि मोलर मास इज़ इक्वल टू एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. तो अब हम यहाँ पे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. अब अगर हम 43.4 को 23 से डिवाइड करें तो वी ऑलमोस्ट गेट 1.88. here we get 0.94 and here we get 2.83. तो ये रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ गए. उसके बाद हमें निकालना होता है सिंपल रेशियो. सिंपल रेशियो निकालने के लिए जो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं उनको हम इसमें जो सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं. अब सबसे छोटा कौन है, 0.94. तो 0.94 से हम बाकी सबको डिवाइड कर देंगे. तो 1.88 अपॉन 0.94, 0.94 डिवाइडेड बाई 0.94, 2.830 डिवाइडेड बाई 0.94. तो सिंपल रेशियो कैसे आएगा, जो भी नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले हैं उसमें जो सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल्स होगा उससे हम बाकी सबको डिवाइड कर देंगे. अब अगर हम 1.88 को 0.94 से डिवाइड कर दें तो वी अप्रॉक्सीमेटली गेट 2, here we get 1 and here we get 3. So the simplest whole number ratio becomes 2, 1, 3. तो सोडियम के लिए कितना हो गया 2, कार्बन के लिए हो गया 1 और ऑक्सीजन के लिए हो गया 3. तो इस हिसाब से therefore the empirical formula becomes Na कितना 2, C कितना 1, तो 1 लिखते नहीं हैं हम, और ऑक्सीजन कितना 3. So the empirical formula of the substance becomes Na2CO3. Now let's do one more question. ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं. Now we have an organic compound. हमारे पास एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें हमारे पास कार्बन है 57.82% और फिर हमारे पास हाइड्रोजन है
3.6%, और बाकी जो बच गया है, मतलब ये कह रहे हैं कि रेस्ट इज़ ऑक्सीजन, बाकी क्या है, ऑक्सीजन है। और ये हमें एक और चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे, ये हमें बता रहे हैं कि वेपर डेंसिटी भी बता रहे हैं। वेपर डेंसिटी जो है इस कंपाउंड की वो 83 है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इतना हमें निकालना है, ठीक है। So we have an organic compound with carbon percentage is given, hydrogen percentage is given, and the rest is oxygen, and the vapor density is 83, and we have to calculate the empirical formula and the molecular formula. ठीक, तो अब हम देखते हैं solution। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ करते हैं ऐसा कि यहाँ पे हम एक बना लेते हैं बॉक्स, है ना, किस किस चीज़ों का, एलिमेंट, फिर परसेंटेज, फिर एटॉमिक मास, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, फिर सिंपल रेशियो, एंड देन इज द simplest whole number ratio। हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, हमारे पास एलिमेंट है कार्बन, वी हैव हाइड्रोजन, एंड वी हैव ऑक्सीजन। सो वी हैव कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज कितना गिवन है, कार्बन का परसेंटेज गिवन है 57.82, हाइड्रोजन का है 3.6, और ये कह रहे हैं कि रेस्ट इज़ ऑक्सीजन। तो रेस्ट इज़ ऑक्सीजन का मतलब हमें क्या करना है, टोटल परसेंटेज 100 है, जिसमें से हमें कार्बन और हाइड्रोजन को ऐड करके माइनस कर देना है। तो 57.82 और 3.6 इसको ऐड करेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे, तो हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज मिल जाएगा, और वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 38.58%। ठीक, तो क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है कि कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है, और ऑक्सीजन का को कहा है उन्होंने कि रेस्ट इज़ ऑक्सीजन। कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन, 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज को माइनस करके उसे 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज को प्लस करके उसको 100 में से माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 38.58%। Now we will write the atomic masses. Atomic mass of carbon is 12, hydrogen 1, oxygen 16. Now we have to calculate the relative number of moles. Now moles कैसे आएंगे, mass in grams upon molar mass. मास इन ग्राम्स कहाँ से मिलेगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन से, और एटॉमिक मास विल गिव द मोलर मास। तो कार्बन के लिए हो जाएगा 57.82/12, हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 3.6/1, और ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 38.58/16। अब अगर हम कैलकुलेट करें तो कार्बन के केस में ये आएगा 4.818, हाइड्रोजन के केस में आएगा 3.60, और ऑक्सीजन के केस में आएगा 2.40। अब अगर हम इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो सिंपल रेशियो में कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ मोल्स आए हैं उसमें जो सबसे छोटा होगा उससे हम बाकी सबको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 2.4, तो 4.818 डिवाइडेड बाई 2.4, 3.6 डिवाइडेड बाई 2.4, 2.4 डिवाइडेड बाई 2.4। ठीक, तो सिंपल रेशियो कैसे आता है, जो नंबर ऑफ़ मोल्स का रेशियो आया है, रिलेटिव नंबर ऑफ़ मोल्स आए हैं, उसमें जो सबसे छोटा नंबर ऑफ़ मोल्स होगा उससे हम बाकी सबको डिवाइड कर देते हैं। तो अब अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा 2, ये आएगा 1.5 और ये आएगा 1। तो ये 2, 1.5 और 1 हो गया। अब हम इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। अगर हम इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करें तो देखो 2:1.5:1 है,
तो 2:15/10:1, मतलब 2:3/2:1, तो ये 2⁴3:2 ये आएगा, ठीक है। तो ये जो सिंपल रेशियो आया है, इसको अगर हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 4:3:2। तो ये इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो गया। अब होल नंबर रेशियो के हिसाब से जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा कार्बन कितना 4, हाइड्रोजन कितना 3, ऑक्सीजन कितना 2। सो द एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बिकम C4H3O2। और हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकालना है और साथ में हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आया है उससे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर मतलब मास नंबर 12, कितने कार्बन है 4, प्लस हाइड्रोजन का मास 1, कितने हाइड्रोजन है 3, प्लस ऑक्सीजन का मास 16, कितने ऑक्सीजन है 2, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आएगा 83। तो 83 जो है वो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हो गया। अब क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी को यूज़ करके हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी गिवन है 83, ठीक। तो मॉलिक्यूलर मास हो गया 166। तो मॉलिक्यूलर मास हो गया 166, एम्पेरिकल फार्मूला हो गया एम्पेरिकल फार्मूला मास हो गया 83। एम्पेरिकल फार्मूला मास हमने एम्पेरिकल फार्मूला को यूज़ करके निकाला, और मॉलिक्यूलर मास हमने क्वेश्चन में नहीं गिवन है, क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी गिवन है। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, उसको यूज़ करके हमने निकाल लिया। अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए n की ज़रूरत है। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास आया है 166, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आया 83। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 2, ठीक। अब n की वैल्यू आ गई 2। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू आई है 2, एम्पेरिकल फॉर्मूला है C4H3O2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, कार्बन हो गया 8, 3 2 6, हाइड्रोजन हो गया 6, 4 2 2 ज़ा 4, ऑक्सीजन हो गया 4। So the molecular formula becomes C8H6O4 and the empirical formula is C4H3O2.